हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड्स। इसका हम लोग एक लेक्चर और देख चुके हैं, आज ये इसका दूसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसमें प्रेशर के बारे में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट। हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग एच हाइट पर जाते हैं, एच हाइट पर नीचे डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर एच रो जी बढ़ जाता है, जहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच वो हाइट है जहाँ पर आप जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पास्कल लॉ देखा था, जो क्या बताता है कि अगर किसी वेसल में कोई फ्लूइड कंटेंट है, कोई फ्लूइड रखा हुआ है और उस फ्लूइड पे आप प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर बिना डिमिनिश्ड हुए इक्वली हर पार्टिकल पर, हर पार्ट पर पहुंचेगा। ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप सभी लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। क्लास के वीडियो आप तक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। घर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए, स्टीडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो, या दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्या होता है। स्टीडी या स्ट्रीमलाइन फ्लो ये कहता है कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। किसी भी पॉइंट पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये बात किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो रही है। जैसे अगर इस पॉइंट पर कोई मॉलिक्यूल, कोई फ्लूइड का मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड से निकला, तो इस पॉइंट से दूसरा जो मॉलिक्यूल निकलेगा इसके बाद वो भी 2 मीटर पर सेकंड से ही निकलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ए पर वेलोसिटी और बी पर वेलोसिटी क्या है, सेम है, क्योंकि देखिए v1 और v2 लिखा हुआ है। लेकिन ए पर जो वेलोसिटी है, ए पर हमेशा वेलोसिटी वही रहने वाली है। जो पार्टिकल ए से अभी गुजरा है जिस वेलोसिटी के साथ, उसके पीछे वाला पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से गुजरेगा, उसके पीछे वाला पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से गुजरेगा। यहाँ पर जो पार्टिकल v2 से गुजरा है, इसके बाद जो पार्टिकल यहाँ आएगा वो भी किससे गुजरेगा, v2 से, और उसके बाद वाला भी v2 से। तो बात समझ रहे हैं। एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवरी पार्टिकल फॉलो द सेम पाथ, एवरी पार्टिकल फॉलोज द सेम पाथ या फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। मतलब हर पार्टिकल जो आने वाला है वो उसी पाथ से जाएगा जहां से उसके आगे वाला गया है। ठीक है ना। तो इस तरह का जो फ्लो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रीमलाइन। हिंदी में से बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह। मतलब किसमें फ्लो हो रहा है, एक धारा में, एक लाइन में। तो ये तभी हो सकता है जब सब पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। the path taken by
fluid particles, the path taken by fluid particles in steady flow is called streamline, इस तरह के जो प्रोसेस में, इस तरह के जो फ्लो में जो आपके फ्लड फ्लो करेंगे उसको कैसा बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है ना? कैसा फ्लो? स्ट्रीमलाइन, धारा रेखी प्रवाह, मतलब एक धारा में, एक लाइन में फ्लो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ध्यान देंगे कि अगर आपने कभी घर में भी ऑब्जर्व किया हो, जो घर में पानी की आपके पाइप्स रहते हैं, अगर आपको धारा रेखी प्रवाह चाहिए, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए, तो स्पीड आपकी ऑर्डर की बहुत कम होनी चाहिए। आप देखते हैं जब धीमा पानी चलता है तब वो आराम से आता है, और जैसे कि आप नल को बहुत तेज खोल देते हैं तो देखते हैं आप पानी कैसा होने लगता है, फिर स्ट्रीमलाइन ना होकर वो ऐसे होने लगता है, और स्टार्टिंग में कैसे जाता है? ऐसे जाता है। ठीक है ना? तो ये अंतर है। तो स्पीड आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए? बहुत ही एक लिमिटेड स्पीड, और उस स्पीड को जहाँ तक आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। Steady flow is achieved at low flow speed beyond a limiting value, called critical value या क्रिटिकल स्पीड बोल सकते हैं। क्रिटिकल स्पीड द फ्लो loses steadiness and becomes टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपने कभी नदी या तालाबों में देखा हो तो पानी जब बहुत स्पीड में आता है तो घेरे बनने लगते हैं, पानी के राउंड करने लगता है, पानी घूमने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। तो स्टीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर चाहिए हमें तो स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए? बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए? क्रिटिकल स्पीड से कम। अगर क्रिटिकल स्पीड को आप क्रॉस कर गए तो जो आपका फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन ना होकर कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताती है, जरा वो भी समझ लीजिए। ये पॉइंट मान लीजिए P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि किसी पाइप से जो आपका फ्लूइड गुजर रहा है उसकी जो स्पीड है वो पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा और बट्टे में क्या है A, तो AV बराबर क्या है? कांस्टेंट। AV बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1V1 बराबर A2V2। A1V1 बराबर A2, A1V1 बराबर A2V2। अच्छा, V प्रोपोर्शनल टू A है। कैसा? 1/A। V प्रोपोर्शनल टू 1/A मतलब एरिया बड़ा तो वेलोसिटी कम, एरिया छोटा तो वेलोसिटी ज़्यादा। याद करिए, जब आप घरों में पानी से सिंचाई करते हैं तो जब आपको पानी को दूर तक फेंकना होता है तो आप शटर को आधा बंद कर लेते हैं अंगूठे से और फिर आप पानी फेंकते हैं तो दूर तक जाता है। आपने आधी शटर बंद की मतलब आपने एरिया क्या कर दिया? कम। एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो पानी कहाँ तक जाएगा? दूर तक जाएगा। बात क्लियर है? चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं इसका प्रूफ। बहुत ही सिंपल प्रूफ है। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन टाइम डेल्टा T। हम ये मान रहे हैं कि यहाँ से पानी जा रहा है और वहाँ से पानी गिर रहा है। ठीक है, तो हम डेल्टा T टाइम में यहाँ से पानी कितना अंदर गया होगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया A1 और हाइट मतलब लेंथ। अब देखिए, एरिया हो गया, मुझे लेंथ लिखनी है। लेंथ कैसे लिखूंगा मैं? लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस। समझ रहे हैं? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, वेलोसिटी इंटू टाइम
तो यानी कि V1 डेल्टा टी लिखा जा सकता है। ये क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी, एरिया क्या होगा, मतलब एरिया ए है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका A इंटू एक्स, तो A लिख दिया A1 और इसकी जगह क्या लिख दिया V1 डेल्टा टी। बात समझ रहे हैं ना। इस फ्लूइड के द्वारा डेल्टा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, V1 इसकी स्पीड है तो डेल्टा टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, V1 डेल्टा टी, ठीक है ना। तो एरिया इंटू V1 डेल्टा टी, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन टाइम डेल्टा टी। अब मैं निकालने जा रहा हूं मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स इन टाइम डेल्टा टी। तो देखिए आप जानते हैं मास क्या होता है, रो इंटू वी। तो रो किसका, रो इस फ्लूइड का, तो रो तो कांस्टेंट रहेगा, वी क्या आ गया A1 V1 डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। आपने निकाल लिया कि इससे डेल्टा टी टाइम में कितना मास, किस फ्लूइड का कितना मास अंदर जाएगा। इसी तरह हम Q के लिए निकाल सकते हैं। सिमिलरली एट Q क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, मास ऑफ फ्लूइड दैट exit in time डेल्टा टी। भाई यहाँ से पानी अगर अंदर गया है तो यहाँ से पानी बाहर भी तो जाएगा, तो डेल्टा टी टाइम में कितना पानी बाहर जाएगा आप निकाल सकते हैं, रो A2 V2 डेल्टा टी। कुछ नहीं किया, देखिए रो कॉमन रहेगा, रो इसलिए सेम है क्योंकि आप फ्लूइड आपका एक ही है, जो यहाँ से अंदर जा रहा है वही वहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। अब आपको देखिए क्या लगाना है यहाँ पर, बाई कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, बाई कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब समझिए यहाँ क्या है, हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम में जितना पानी यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही पानी वहाँ से बाहर जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि भाई इसमें मान लो पानी पहले से भरा है, अब जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना पानी यहाँ से यहाँ गिरेगा, सीधी सी बात है ना, जगह तो उतनी ही है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और जैसे इक्वल करेंगे तो आएगा रो A1 V1 डेल्टा टी बराबर रो A2 V2 डेल्टा टी, रो डेल्टा टी कट गया, A1 V1 बराबर A2 V2, या AV बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं हम इसे, या A प्रोपोर्शनल टू 1/V भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नोट कर लें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ की जो रेडियस है वो 1 mm है। यहाँ की अगर रेडियस कह रहा हो 2 mm है तो यहाँ से निकलने वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। चलिए सॉल्व करिए। चलिए काम वही करना है। A1 V1 बराबर A2 V2। A1 क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2 पाई R1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ मिलीमीटर है। V1 2 पाई R2 कितना है 2 का स्क्वायर और ये V2। पाई से पाई कैंसिल आउट, इधर कितना आया 2, इधर कितना आया 4, इधर V2 तो V2 बराबर 2/4 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो सीधी सी बात है कि रेडियस बढ़ रही है, मतलब एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी और कम हो भी गई। देखिए पहले 2 थी, अब कितनी बची 0.5। इस तरह के क्वेश्चंस किससे बनते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। अब इसके बाद हम लोग एक बहुत ही फेमस इक्वेशन, बहुत ही फेमस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, नोट करिए आप लोग इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम पर।
चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, पहली बात तो केवल आदर्श द्रव यानी कि आइडियल फ्लूइड और धारा रेखी प्रवाह में बहते हुए फ्लूइड के लिए है। ठीक है, चलिए क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब धारा रेखी प्रवाह में बहते हुए आदर्श द्रव की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। कुल ऊर्जा यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए, दाब ऊर्जा ρgh प्लस हाफ ρv² बराबर कांस्टेंट। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, वो भी समझ लीजिए। P1 प्लस ρgh1 प्लस हाफ ρv1² बराबर P2 प्लस ρgh2 प्लस हाफ ρv2²। ठीक है ना, जैसे वहाँ पर AV बराबर कांस्टेंट था तो A1V1 बराबर A2V2, यहाँ पर भी वही चीज़ है। कौन कौन सी ऊर्जा, ये दाब ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, ये है गतिज ऊर्जा। तीनों ऊर्जाएं क्या हैं, तीनों ऊर्जाओं का योग क्या है हमेशा, कांस्टेंट। मतलब तीनों का सम कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट नहीं है। तीनों याद रखिएगा, यही कन्फ्यूजन होता है, तीनों ऊर्जाएं कांस्टेंट नहीं है, तीनों का सम कांस्टेंट है। मतलब टोटल, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, इस तरह घटे बढ़ेंगे कि इनका जो सम है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लड। बात क्लियर है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका प्रूफ। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए, जो इसमें फ्लो है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो, ठीक है ना। चलिए मैं इसी फिगर में कुछ बना रहा हूँ। ये है आपका A और ये है आपका B। ठीक है, ये है A और ये है
बी। जो ए से बी के बीच में फ्लूइड है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। चलिए माना डेल्टा टी टाइम में, क्या डेल्टा टी टाइम में अगर आपसे कोई पूछे डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड है वो यहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो याद करिए डेल्टा टी टाइम में कितना आता था V1 डेल्टा टी। तो मान लीजिए कि V1 डेल्टा टी जाने के बाद कितना, V1 डेल्टा टी जाने के बाद ये A डैश पहुँच गया, तो ये भी कितना जाएगा V1 डेल्टा टी, तो ये कहाँ पहुँच गया, ये B डैश पहुँच गया। ये भी कितना है, ये है V2 डेल्टा टी, ठीक है ना। ये कितना जाएगा V2 डेल्टा टी, B से कहाँ पहुँच गया, B डैश पहुँच गया। अब ये बताइए, अब हमें देखिए निकालना क्या है, एनर्जी निकालने जा रहे हैं, तो एनर्जी निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। अब देखिए वर्क डन कौन कर रहा है, ये इस वाटर को यहाँ से वहाँ तक कौन लेके जा रहा है, प्रेशर लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा, प्रेशर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो हमें निकालना है वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर। पहला काम क्या है, वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर निकालना। तो वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर निकालते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, एक तो ले गया पानी को, फ्लूइड को कहाँ से कहाँ, ए से ए डैश, और एक कहाँ से कहाँ ले गया, बी से बी डैश। तो दो वर्क डन हुए यहाँ, ए से ए डैश ले जाने में और बी से बी डैश ले जाने में, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए देखिए वर्क डन, थोड़ा और कॉर्नर से लिखते हैं, वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर WF या WP जो भी लिखना हो। देखिए क्या हो जाएगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ, ए से ए डैश प्लस वर्क डन बी से बी डैश। अब आप जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ का फोर्स क्या होगा, P1A1। अरे देखिए P क्या होता है F/A, तो F क्या हो गया PA, तो यहाँ क्या हो गया P1A1, और डिस्प्लेसमेंट आप जान रहे हैं कितना है V1 डेल्टा T। यहाँ जाइए प्लस B से B डैश, तो B से B डैश में क्या हो जाएगा, देखिए P2A2 V2 डेल्टा T। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट V2 डेल्टा T। फोर्स देखिए कैसे लग रहा है प्रेशर, ऐसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लगेगा यहाँ पर माइनस। याद करिए W बराबर जो Fs होता था, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वर्क डन कैसा होता था, निगेटिव। तो ये निगेटिव आ गया। बात क्लियर है, ये क्या आ गया आपका WF, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसे। चलिए अब बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2। बात क्लियर है, A1 V1 बराबर क्या होता है A2 V2। अब अगर मैं चेंज इन मास निकालने जाऊं, चेंज इन मास मतलब मास में कितना चेंज हुआ, कितना मास शिफ्ट हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं मास बराबर क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता, मास बराबर क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए पहले वॉल्यूम कितना था V1 या A1 V1 लिख लीजिए इसको, जिस तरह आप लिखते आए हैं, A1 V1 डेल्टा T, और A1 V1 किसके बराबर है, A2 V2 के। तो A2 V2 डेल्टा T, क्योंकि रो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये क्या आया डेल्टा M। तो यहाँ से देखिए क्या डेल्टा M बाई रो कितना आएगा, डेल्टा M बाई रो कितना आएगा, A1 V1 डेल्टा M बाई रो कितना आएगा, A1 V1 डेल्टा T, और यही किसके बराबर होगा, A2 V2 डेल्टा T। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2।
अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखिए। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो देखिए WF P1 लिखा है, A1 V1 डेल्टा टी की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ डेल्टा M बाई रो, और माइनस इधर क्या लिखूँगा P2 डेल्टा M बाई रो। तो डेल्टा M बाई रो मैंने कॉमन ले लिया, आ गया P1 माइनस P2 इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये आपका आ गया WF, मतलब वर्क डन बाई फ्लूड या फ्लूड प्रेशर। बात क्लियर है? अब आप जानते हैं कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप हमेशा डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसको डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ रहे हैं? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर क्या देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क डन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां? W G माइनस डेल्टा U। तो देखिए क्या हो जाएगा, WG बराबर UF माइनस UI आएगा, तो ये क्या हो जाएगा UI माइनस UF, माइनस लगा हुआ है ना, क्या हो जाएगा UI माइनस UF। अब देखिए इनिशियली क्या था, AB, भाई पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? उसकी होती है ना, आपके क्या बोलते हैं, सिस्टम की होती है ना, संयोजन की होती है जिसे बोलते हैं कन्फिग्रेशन। पहले कन्फिग्रेशन क्या था? AB, अब ये शिफ्ट होके क्या हो चुका है A डैश B डैश। तो इनिशियल क्या था ये AB माइनस क्या हो चुका है A डैश B डैश। समझ रहे हैं कि नहीं? आपका इनिशियल कन्फिग्रेशन क्या था AB, फिर क्या हो गया A डैश B डैश। तो देखिए क्या मैं AB को A डैश प्लस A डैश B लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, क्या इस AB को मैं U A डैश प्लस U A डैश B लिख सकता हूं? इस पूरे को मैंने इन दो भागों में डिवाइड कर लिया। इसी तरह माइनस लगाया A डैश B डैश, A डैश B डैश को क्या लिख सकते हैं? A डैश B प्लस B डैश, तो ये माइनस हो जाएगा U A डैश B, और ये आपका क्या है माइनस हो जाएगा UBB डैश। ठीक है, UA डैश B डैश से UA डैश B डैश कैंसिल आउट हो गया। देखिए क्या है आपके पास UAA डैश माइनस UBB डैश, कितना आया UAA डैश माइनस UBB डैश, और UAA डैश कितना हो जाएगा MGH1, यहाँ की हाइट कितनी है H1 माइनस MGH2, ये आ गया आपका WG इक्वेशन, इसको मानेंगे आप 4। दिख रहा है नीचे या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर कुछ मिटाना पड़ेगा तब आगे लिख पाएंगे। ठीक है ना, इसको आप डेल्टा M भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग चेंज इन मास ले रहे हैं। ठीक है ना, या यहाँ से आप जो है, चलिए उसको आगे देख लेंगे, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए तो चलिए अब मैं लगाने जा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है? टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन क्या है? वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो डब्ल्यू एफ कितना है? देखिए डेल्टा एम बाई रो P1 माइनस P2 प्लस डब्ल्यू जी कितना है? डेल्टा एम जी को कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा? H1 माइनस H2। इधर देखिए के एफ माइनस के आई। के एफ क्या है? ए डैश बी डैश माइनस के क्या है? ए बी है कि नहीं? चलिए ए डैश बी डैश कहाँ गया? ए डैश बी डैश को देखिए क्या लिखा जा सकता है? ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं? इसको ब्रेक कर लीजिए, ए डैश बी डैश को। तो ए डैश बी और बी बी डैश, तो के ए डैश बी प्लस के बी बी डैश माइनस लगा दीजिए ए बी को लिख रहा हूँ ए डैश प्लस ए डैश बी। तो ए डैश बी, तो ए डैश बी से ए डैश बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा के बी बी डैश माइनस के ए डैश। ठीक है। चलिए अभी इन दोनों इक्वेशन का भी कोई यूज नहीं है, इनको भी हटा देते हैं। चलिए अब इसको केवल सॉर्ट आउट करना है और ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखिए डेल्टा एम बाई रो P1 माइनस P2 प्लस डेल्टा एम जी H1 माइनस H2 बराबर हाफ क्या हो जाएगा? डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर। देखिए डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। चलिए कैंसिल आउट होने के बाद देखिए बचेगा क्या? इस रो को आप क्या करेंगे? एलसीएम लेके इस रो का एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए क्या बचेगा? P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। 1 1 वाले एक तरफ, 2 2 वाले एक तरफ, तो P1 प्लस रो जी H1 माइनस का इधर आएगा प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P2 उधर ले जाइए, P2 प्लस हाफ प्लस पहले इस रो जी H2 को भी उधर ले जाइए, तो रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए क्या यही थी बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट? वो देखिए लिखा है। इसी को क्या लिख सकते हैं? P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। क्या है ये? टोटल एनर्जी ऑफ ए
फ्लोविंग फ्लूइड। और अगर ये फ्लूइड कैसा है, आइडियल, ठीक है ना, स्ट्रीम लाइन में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए, हो गया होगा आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम लोग को बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं डेली लाइफ में आप लोग बर्नौलीज थ्योरम को कहाँ देखते हैं।
एक आपने सुना होगा, आंधी जब आती है, देखा भी होगा, तो जो घरों के ऊपर जो टीन लगी होती है वो टीन उड़ जाती है आंधी में। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर है कि ऐसा होता है बर्नौलीज थ्योरम की वजह से। देखिए, जब आंधी चल रही होगी तो टीन के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो ये वाली ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कहाँ? ऊपर के सरफेस पे। नीचे के सरफेस पे कम होगी। अब देखो, जब ऊपर के सरफेस पे बढ़ेगी, अब देखो टीन है तो टीन ऐसी होती है, तो टीन की कोई विशेष चौड़ाई तो होती नहीं कि हाइट में कोई फर्क आए, मतलब ये तो टीन के ऊपर और टीन के नीचे क्या रहेगा? कांस्टेंट। बचा केवल क्या? पी और रो, हाफ रो v2 स्क्वायर या v स्क्वायर। तो जो ऊपर है वहाँ पर क्या बढ़ा? ये वाला पोर्शन। इन सबको कांस्टेंट होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। इस तरह नीचे क्या है? स्पीड कम है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, तो नीचे का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब आप खुद सोचिए, नीचे का प्रेशर है मान लीजिए P2, ऊपर का प्रेशर है P1, और P2 क्या है? ज़्यादा है, तो P2 इसको कहाँ उठा देगा? ऊपर। इसीलिए जो टीन होती हैं वो आंधियों में कहाँ चली जाती हैं? ऊपर उड़ती हुई चली जाती हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बर्नौलीज थ्योरम के, उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। चलिए, थैंक यू।